Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about a very important topic, pain syndromes. There are 4 pain syndromes: CRPS1, CRPS2, myofascial pain syndrome and fibromyalgia. In today's lecture we will discuss in detail about fibromyalgia. So first of all, by the definition अगर हम देखें तो fibromyalgia को डिफ़ाइन किया था अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेमेटोलॉजी ने इन 1990. ठीक है, ये हमारे पास एक क्रॉनिक कंडीशन है. इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन डिजेनरेटिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास जॉइंट स्टिफनेस, इसके अलावा मेनली मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं. जॉइंट स्टिफनेस, मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स आते हैं. सिस्टेमिक सिम्टम्स हम इन डिटेल देखेंगे आगे कि वो कौन से होते हैं और क्यों क्यों आते हैं. सिस्टेमिक सिम्टम्स जैसे फिटीग, मूड डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, ये सब सिम्टम्स. अब इसमें हमारे पास वाइड स्प्रेड पेन होती है पूरी बॉडी में. ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास या तो हाफ ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होती है या हमारा एक्सेल स्केलेटन इन्वॉल्व होता है. हाफ ऑफ द बॉडी मीन्स राइट हाफ और लेफ्ट हाफ या अपर हाफ और लोअर हाफ. और ये हमारे पास 3 मंथ्स तक इसके सिम्टम्स रहते हैं. इसमें हमारे पास मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं, 11 ऑफ 12 टेंडर पॉइंट्स होते हैं. अगर हम टेंडर पॉइंट्स को देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये टेंडर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. या तो हमारे पास इस तरह ये नेक रीजन्स पे टेंडर पॉइंट्स होंगे और एल्बो रीजन्स पे होंगे, नीचे लेग के रीजन्स पे होंगे और बैक पे टेंडर पॉइंट्स होंगे. तो 11 ऑफ 10 टेंडर पॉइंट्स होते हैं, 11 ऑफ 18 टेंडर पॉइंट्स. नाउ अब इसकी प्रेवलेंस देख लेते हैं. जो प्रेवलेंस है इसमें हमारे पास ये 2% जो पॉपुलेशन इन 5 मिलियन, उनमें हमारे पास ये होता है. और 18 ईयर्स अडल्ट या फिर उससे जो ओल्डर अडल्ट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली इसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं. और फीमेल्स इससे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स. अब हम डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें हमारे पास इसके 2 मेन पॉइंट्स आते हैं, CNS एंड ट्रिगर फैक्टर्स. CNS में क्या होता है कि CNS की जो सेंसिटाइजेशन है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, वो ज़्यादा हो जाती है. इसके अलावा ट्रिगर फैक्टर्स कुछ आते हैं. ट्रिगर फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कोई भी वैक्सीनेशन होगी, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया, कोई केमिकल्स हो गए, या ऐसे कोई भी फैक्टर, उसमें हमारे पास जो फाइब्रोमियाल्जिया इसकी कंडीशन जो है वो एग्रेवेट कर सकती है. अब हम इसकी देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी. तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इसमें हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स हैं, CNS सेंसिटाइजेशन और इनहिबिशन. अब CNS सेंसिटाइजेशन में की वजह से क्या होता है कि जो पेन परसेप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. पेन परसेप्शन इंक्रीज़ कर जाती है और पेन इनहिबिशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है. परसेप्शन ज़्यादा हो जाएगी और इनहिबिशन कम हो जाएगी. इसकी वजह से हमारा जो इसके अलावा जो ANS सिस्टम है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अब इसकी जो हमने पीछे सिम्टम्स की बात की थी कि कुछ सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों आते हैं. अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पर तो हमारे पास सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो जाएगी, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंसिटाइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो पेन परसेप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी. और चूंकि हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इनहिबिट हो जाएगा. तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से ये होगा कि हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, हमारा जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिम्टम्स ये सब आएंगे. और अगर हम देखें अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इनहिबिशन हो जाएगी. और मोस्ट कॉमनली इसमें हमारा जो हार्मोन जो अफेक्ट होता है वो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन ये अफेक्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशंस है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी, इसकी वजह से हमारे मूड चेंजेस आएंगी और अदर सिस्टमिक सिम्टम्स आएंगे. अब हम देख लेते हैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि हमारे पास ये जो फाइब्रोमियाल्जिया का पेशेंट होता है ये हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करते हैं. तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स इसके हम देख लेते हैं. एक तो हमारे पास जो पेशेंट हमारे पास आएगी वो अर्ली टू मिडल एडल्टहुड होगी, अर्ली टू मिडल एडल्टहुड. ठीक है, इसके अलावा वैसे इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं. और पेशेंट की हिस्ट्री में पास्ट हिस्ट्री में कोई फिज़िकल ट्रॉमा भी होगा. फिज़िकल ट्रॉमा जैसा कि कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक हो गया। और पेशेंट हमारे पास ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनके सिम्टम्स जो हैं वो कभी कभी वर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी जो सिम्टम्स हैं वो खुद ब खुद रिलीफ़ हो जाते हैं। मतलब सम डेज़ में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन हो जाते हैं और अदर डेज़ में जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ़ हो जाते हैं। ये पेशेंट की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं। अब अगर हम इसके अंदर कुछ फैक्टर्स देखें जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फ्लेयर, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लेयर ऑफ द फाइब्रोमाइल्जिया, इसमें हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है हमारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, इन्वायरमेंटल में जैसा कि वेदर चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि फॉग, रेन, ये सब। फिज़िकल स्ट्रेसेस, फिज़िकल में आ जाता है हमारे पास टाइपिंग, प्लेइंग पियानो, ये अदर सिम्टम्स आते हैं इसकी वजह से। स्टैंडिंग और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इसके सिम्टम्स को एग्रावेट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं इमोशनल, कुछ इमोशनल स्ट्रेसेस, वो भी इसको एग्रावेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास इसके 3 मेन स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको मैनेज करते हैं। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, इसके अलावा इसकी हम फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट करेंगे और कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फिर जैसे हमने पीछे बात की थी कि इसमें हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनको कॉग्निशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कॉग्निशन प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, फटीग होता है। ठीक है, ये सब जो सिम्टम्स आते हैं उनको, ये सारी उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, इसलिए उनकी हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। नाउ इन फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट हमारे पास जो मेन गोल्स होते हैं इसको ट्रीट करने के, वो हमारे पास होते हैं कि उसके हमने जो फ्लेयर अप कंडीशंस है, जो फ्लेयर अप्स हैं उनको अवॉइड करना है, उसकी पेन और स्टिफनेस को मैनेज करेंगे, उनकी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा क्योंकि मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस की वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज़ कर जाती है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे और एट लास्ट हम रिलैक्सेशन इंड्यूस करेंगे। अब फ्लेयर अप के लिए हम क्या करेंगे कि फ्लेयर अप के लिए हम उनको एनर्जी मसल टेक्निक्स जो हैं, एनर्जी टेक्निक्स वो बताएंगे। पेन मैनेजमेंट एंड स्टिफनेस के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमारी इलेक्ट्रो थेराप्यूटिक मोडालिटीज़ हैं, इलेक्ट्रो थेराप्यूटिक मोडालिटीज़ हैं सच एज टेंस और अदर मोडालिटीज़, ये हम यूज़ करेंगे फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड स्टिफनेस। स्टिफनेस के लिए हम उनको कोई एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। और अब आता है हमारे पास आगे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे, लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि हमने जो एक्सरसाइजेस करवानी है वो लो इम्पैक्ट करवानी है, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए हम कौन सी करवाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो हम उसकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे। और रिलैक्सेशन इंड्यूस करने के लिए हम उनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाएंगे एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो एट लास्ट हम कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि हमने जब भी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, हमारी एरोबिक एक्सरसाइज हो या हमारी कोई भी एक्सरसाइज हो, हमने हमेशा लो इम्पैक्ट रखनी है। एट द स्टार्ट हमने लो इम्पैक्ट या लो लेवल से करना है एंड देन फिर हमने हाई इम्पैक्ट पे जाना है या हाई लेवल्स पे जाना है। सो अगर हम आज की इस लेक्चर को समराइज़ करें तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास पेन सिंड्रोम्स हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें से हमने आज डिस्कस किया फाइब्रोमाइल्जिया को, हमने उसकी डेफिनेशन देखी,
फिर हमने देखा कि इसमें हमारे पास मेजर जॉइंट स्टिफनेस होती है, टेंडर पॉइंट्स होते हैं और सिस्टेमिक सिम्टम्स आते हैं। फिर हमने इसकी प्रेवलेंस देखी कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है कि 18 ईयर्स एडल्ट्स जो हैं उनमें ज़्यादा होता है ये। फिर इसमें हमारे पास सीएनएस सेंसिटाइजेशन हो जाती है, ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं वो हमने देखे। फिर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी कि इसमें हमारे पास सीएनएस सेंसिटाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो पेन परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेन इनहिबिशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है कि सीएनएस एक्टिविटी जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो मेजर हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हमारे मूड चेंजेस और अदर जो हमारे पास कॉग्निटिव चेंजेस हैं वो सारी आती हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है अर्ली टू मिडिल एडल्ट का। इसके अलावा उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई एक्सीडेंट होता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है और कुछ जो इसके डेज़ में सिम्टम्स जो हैं उनके वर्सन हो जाते हैं और कुछ डेज़ में खुद ब खुद इनका रिलीफ हो जाता है। फैक्टर्स हमने देखे जिसमें हमने इन्वायरमेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेसेस देखे। फिर हमने गोल्स देखे, उनकी इंटरवेंशंस देखी। एट लास्ट हमने देखी प्रिकॉशंस। सो आई होप कि आपका जो टॉपिक है फाइब्रोमियल्जिया का ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।